हे गाइस, माय नेम इज आयुष करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करंट क्लासेस नोटेड। सर, जैसा कि आपको पता है, हमारा एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर खास करके 11 बताया जाएगा, जो कि सर 8.1 का आखिरी सवाल होने वाला है और जो तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे अप्रॉक्स 6 to 7 मिनट्स में। ओके, तो वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। सर, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, और आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है, अपने फेयर की नोटबुक में या चाहे अपने आंसर शीट में। तो ये देखें, पहले तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हम सॉल्व इधर से करने वाला है। ठीक है, तो आप इसे लिखिएगा फर्स्ट। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये फॉल्स है कि ट्रू है, और अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की जो वैल्यू होती है, क्या 10a की जो वैल्यू होती है हमेशा हमेशा एक से छोटा ही होता है? ऐसा ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे। तो आपको बताना है क्या हमेशा ऐसा ही होता है। तो ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप एक एग्जांपल लोगे अगर ऐसे करके, तो देखिए आपको आपको ये बात मालूम है। अगर एक क्या है पता है ना, एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक एक्यूट एंगल है। अगर मान लेते हैं ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि सर 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हाथ खड़ा करके बोलेंगे सर √3। क्या बोलेंगे? √3। और √3 का जिसको जिसको मालूम है कि डेसिमल में क्या होता है, वो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दें। या तो अभी बताएं। सर आप सुनेंगे कैसे, वो बात अलग है, हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो सर √3 का जो पॉइंट में डेसिमल में जो वैल्यू होता है, वो होता है 1.732। ओके, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो 10 ये आपको 60 क्या है, एंगल ए है, तो 10a की जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आपको 1 से बड़ी है। ठीक ना, देख रहे हो 10a की वैल्यू क्या है? 10a की वैल्यू क्या है? 1.732, और जो कि क्या है, 1 से बड़ी है। दिख रहा है? इसमें बोल रहा था कि 10a की वैल्यू है, क्या वो हमेशा 1 से छोट होगी? तो नहीं, हाँ जी, हमेशा 1 से छोटी नहीं होगी। हम एक ही एग्जांपल लिए और ये सिद्ध कर दी कि जो 10a की वैल्यू है एंगल 60 पे, वो देखिए 1 से बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या किसी वैल्यू एंगल ए पे सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकता है क्या? तो बोल रहा है किसी एंगल ए पे सेक थीटा 12/5 हो सकता है क्या? तो आपको पता है ना कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। सेक हम थीटा बोले चाहे एंगल ए बोले, थीटा को ही एंगल ए है। ठीक ना, लोग मानते हैं। या तो ऐसे बोले कि एंगल ए को आप थीटा मान लेते हो। तो आप ये बताइए कि सर सेक जो थीटा होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलेगा सर सेक थीटा का फार्मूला H/B होता है। सर इसका मतलब सर ये भी सेक ए का वैल्यू और ये भी सेक ए का वैल्यू। जी हाँ, मतलब सर कि एच की वैल्यू 12 हो जाएगी। ओके, और सर क्या क्या बी की वैल्यू 5 हो जाएगी? हाँ, सही बात है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर एच ऊपर में है, 12 ऊपर में है, तो एच की वैल्यू 12, बी नीचे में है, 5 नीचे में, तो बी की वैल्यू 5। इससे ये मान चलता है कि हमारा एच क्या है, हाइपोटेनियस 12 है और बेस 5 है। तो आपको ये बात पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस का होता है। हाइपोटेनियस से आपको पी छोटे होते हैं और बी भी छोटे होते हैं। पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं जो हमारा एच है, हाइपोटेनियस है, वो ये जो हाइपोटेनियस है वो बेस से बड़ा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे आप रीजन में लिखोगे हेयर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेनस इज बिगर बिगर देन बेस। क्योंकि यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो बेस से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट है हमारा ट्रू है। क्या है बच्चे? ट्रू है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर, आ तो रही है। आप आगे बता दीजिए, क्या बता दीजिए? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, वो सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सबसे आसान है। ठीक है जी सर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्या कह रहा है। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या हम कोसेकेंट को cos A लिखते हैं? तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि
किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक को शॉर्ट फॉर्म में कैसे कैसे लिखते हैं। तो आप ये बताएं हमें, क्या हम कॉस सेकेंड ए को कॉस से लिखते हैं? या तो ऐसे बोल सकते हो आप कि कॉस ए जो है एब्रीवेशन है कोस सेकेंड का, तो नहीं जी, ऐसा नहीं है। कोस सेकेंड का एब्रीवेशन क्या है? या तो ऐसे बोले, कोस सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कोस सेकेंड का एब्रीवेशन है कॉस से, जो कि ऐसा नहीं है। तो आप ये बताएं कि कोस सेकेंड का एब्रीवेशन क्या है? सर कोस सेकेंड का एब्रीवेशन कॉसेक है। कॉसेक क्या है? कॉसेक है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। और सर कॉस किसका एब्रीवेशन है? तो सर ये कॉस है, कोसाइन का एब्रीवेशन है। किसका है? कोसाइन का एब्रीवेशन। तो इससे क्या मालूम चलता है कि सर ये हमारा जो कॉस है वो कोस सेकेंड का एब्रीवेशन नहीं है। कॉस एक किसका एब्रीवेशन है बच्चे? तो कोसाइन का एब्रीवेशन है। इसलिए जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। सर कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये बात बताया था, नोट करवा के मैंने वहाँ लिखाया था कि जो हमारा कॉट ए है, दिख रहा है, मैंने एग्जांपल भी दिए थे इसमें 2-3। इसमें कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कॉट ए जो है ना वो कॉट और ए का प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि क्या कॉट ए जो है कॉट और ए का प्रोडक्ट है? तो ऐसा नहीं है, कॉट ए जो है प्रोडक्ट नहीं है कॉस इंटू ए का। तो सर फिर कॉस ए क्या है? कॉस, सॉरी ये तो कॉट लिखा हुआ है, तो फिर सर ये कॉट ए क्या है? तो इसको हम रीड करना मैंने बताया था, इसको सर रीड कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं कॉट ऑफ एंगल ए। कॉट ऑफ एंगल ए। तो सर एंगल ए पे कॉट की क्या वैल्यू है ये दर्शाता है कॉट ए, ना कि कॉट और ए का प्रोडक्ट है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो हम बोल सकते हैं कॉट ए जो है प्रोडक्ट नहीं है कॉट और ए का, ठीक ना। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया है और मैं यहाँ पे दोबारा बता दूँ। सर साइन थीटा इजिकल्स टू 4/3 फॉर सम वैल्यू थीटा। क्या साइन थीटा कभी भी 4/3 हो सकता है किसी भी एंगल थीटा के लिए? क्या बोला गया है? क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? तो चेक कर लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और बढ़िया से चेक कर लेते हैं। तो सर ये 5th नंबर का जो है बोल रहा है कि साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी भी एंगल थीटा के लिए। तो देख लेते हैं, आपको पता है ना कि सर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जी सर हमें पता है, क्या होता है? P/H। तो ये भी साइन थीटा की वैल्यू और ये भी साइन थीटा की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं P = 4 और H = 3, ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो, क्योंकि सर P ऊपर में है तो ये भी 4 ऊपर में है, तो P का वैल्यू हम 4 ले लिए, H नीचे में, 3 नीचे में, तो H का वैल्यू 3। तो आप देखो कभी भी हमारा जो हाइपोटेनियस है वो छोटा होगा क्या परपेंडिकुलर से? सर ऐसा बताया गया हम सबको कि हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ आवर राइट एंगल ट्राइंगल, और ये बात यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। तो क्या सर आप गलत बताए थे? नहीं, हमने सही बताया था। बुक भी वही कह रहा है कि हाइपोटेनियस जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का। यह बात आपको भी पता है। तो इस केस में देखिए हाइपोटेनियस 3 है, हाइपोटेनियस यहाँ पे छोटा हो गया और परपेंडिकुलर बड़ा हो गया। ऐसा होता है क्या हाइपोटेनियस हमारा छोटा हो जाएगा परपेंडिकुलर से? तो सर ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ा साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? फॉल्स। ठीक है, आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो सर क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया। इसी के साथ चैप्टर 8.1 खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 8.2 में, जहाँ ढेरों सारे सवाल लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तो सर तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।